बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum. I'm Amara Wahid. My roll number is 862998. The topic of my presentation is instrumentation for fluorescence spectrometry. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होती है। जब भी किसी कंपाउंड पर या किसी सब्सटेंस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो बम्बार्ड की जाती हैं, तो जो उसके एटम्स होते हैं वो हाई एनर्जी गेन करते हैं। हाई एनर्जी गेन करने की वजह से वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जब वो एक्साइटेड स्टेट से दोबारा एनर्जी को लूज करने के बाद ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो जो एनर्जी है वो फोटोन की सूरत में रिलीज होती है। इसे हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। जो एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री है, इस फ्लोरेसेंस को मेजरमेंट करने के लिए यूज की जाती है। हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री। एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री में बेसिकली 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 रेडिएशन सोर्स, नंबर 2 एटॉमिक रिजर्वायर, नंबर 3 मोनोक्रोमेटर, डिटेक्शन सिस्टम एंड लास्ट वन इज रीड आउट डिवाइस। जो रेडिएशन सोर्स है वो रेडिएशंस को इमिट करता है और एटॉमिक रिजर्वायर के पास भेज देता है। एटॉमिक रिजर्वायर डिफरेंट तरह की वेवलेंथ्स को इमिट करता है और वेवलेंथ सिलेक्टर के पास भेज देता है। जो वेवलेंथ सिलेक्टर है वो एक वेवलेंथ को सिलेक्ट करता है और डिटेक्टर के पास भेज देता है। डिटेक्टर सिग्नल प्रोसेसर के पास, और लास्ट पर जो रीड आउट डिवाइस है वो हमें आउटपुट देती है। ये इक्विपमेंट सेम है जिस तरह के एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के अंदर है, लेकिन इसमें एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जो डिटेक्टर है और रेडिएशन सोर्स है वो पैरेलल होने की बजाय परपेंडिकुलर है। अब हम इन सारे कंपोनेंट्स को वन बाय वन रीड करेंगे। सबसे पहले है रेडिएशन सोर्स। एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री में जो 2 तरह के रेडिएशन सोर्स यूज हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस भी और मोनोक्रोमेटिक सोर्स में। जो कॉन्टिन्यूअस सोर्स है इसके अंदर जो वेवलेंथ डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो रेडिएशन है वो इमिट होती है, जबकि मोनोक्रोमेटिक सोर्स में सिर्फ एक ही वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो इमिट होती है। कॉन्टिन्यूअस सोर्स जैसे कि टंगस्टन हैलाइड या ड्यूटेरियम लैंप को अगर हम यूज करते हैं तो हम बहुत सारे एलिमेंट्स को एक ही टाइम पे डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सोर्स का एक एडवांटेज है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जो इसकी जो रेडिएंट डेंसिटी है वो बहुत लो होती है, जिसकी वजह से हमें डिटेक्शन में प्रॉब्लम आता है। इसको सही तरह से ये वेवलेंथ जो है वो सही तरह से या रेडिएशन जो है सही तरह से डिटेक्ट नहीं हो सकती। इसका अल्टरनेटिव सोर्स हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स को लेते हैं। अगर हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले तो इसकी जो रेडिएंट डेंसिटी है वो बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से हमें डिटेक्शन का प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि इसमें जो मल्टी एलिमेंट एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। उसमें हम मल्टी एलिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर रेडिएंट एनर्जी हाई है लेकिन हम मल्टी एलिमेंट एनालिसिस नहीं कर सकते। सो उसके जो रिप्लेसमेंट के तौर पर हम मोनोक्रोमेटिक में 2 तरह के सोर्सेज यूज होते हैं। नंबर 1 है होलो कैथोड लैंप और दूसरा है इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप। होलो कैथोड लैंप में एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब होती है, एक क्वार्ट्ज की विंडो होती है। क्वार्ट्ज जो बेसिकली सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। उसके एक एंड क्वार्ट्ज के एक एंड पर होलो सिलेंड्रिकल कैथोड होता है और साथ में एक एनोड वायर होती है जो टंगस्टन की बनी हुई होती है। जो लैंप है वो इनर्ट गैसेस जैसे कि आर्गोन या नियोन के साथ मिलकर बना होता है और जो लैंप के अंदर 100 to 200 पास्कल का वैक्यूम या प्रेशर होता है। जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं 300 वोल्ट या 5 to 50 मिली एम्पियर करंट को अप्लाई करते हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान, तो एक बहुत ही लो प्रेशर ग्लो डिस्चार्ज होता है। इस गैस का जो बेसिक फंक्शन ये है कि कैथोड के ऊपर बम्बार्डमेंट होती है इस गैस की, और जो कैथोड में से जो एटम है वो कैथोड की सरफेस में से वेपोराइज होना शुरू हो जाते हैं, और जो गैसियस कैटाइन है वो एक्सेलरेट होते हैं कैथोड की तरफ।
एमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है, इस कैथोड में से जो होता है, उसमें जो रेजोनेंस लाइंस होती हैं ये बहुत शार्प और इंटेंस लाइंस होती हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट्स के दरमियान में जो ट्रांजिशन स्टेट की वजह से ये लाइंस एमिट होती हैं। इन जो इंटेंसिटी होती है इन रेजोनेंस लाइंस की, वो इंक्रीज करती है करंट इंक्रीज करने के साथ। मतलब जितना हम ज्यादा करंट देंगे उतनी इन लाइंस की शार्पनेस और इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। होलो कैथोड लैंप जो हमारे पास वो 60 से ज्यादा एलिमेंट को के लिए अवेलेबल है। हम 60 से ज्यादा एलिमेंट यहाँ इस पर डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं होलो कैथोड लैंप की। तो इसमें एक सबसे पहले सिलेंड्रिकल ट्यूब है, उसके अंदर कैथोड लैंप है और साथ में एनोड वायर अटैच हुई है और क्वार्ट्ज विंडो लगी हुई है। क्वार्ट्ज ट्यूब के अंदर नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप। इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप के अंदर क्वार्ट्ज ट्यूब होती है जिसके अंदर हैलाइड का इनर्ट गैसेस के साथ मिक्सचर जो है वो डाला जा सकता है। ऐसा हैलाइड नियोन या आर्गोन के साथ मिलकर उसके अंदर होती है और ये वोलेटाइल एलिमेंट्स हैं। इसमें जो हम अमाउंट लेते हैं कंपाउंड की, वोलेटाइल कंपाउंड की, जो हैलाइड और आर्गोन या नियोन का मिक्सचर है, तो वो बहुत माइन्यूट अमाउंट होती है, मिलीग्राम्स में अमाउंट हम लेते हैं। जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं इसके ऊपर तो डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है हमारे पास, और जो डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है और माइक्रोवेव या रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी के बराबर जो है वो रेडिएशन जो है वो इमिट होती हैं। जो रेडिएशंस इमिट होती हैं इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप से, वो 10 to 100 टाइम मोर इंटेंस होती हैं। हमने पढ़ा कि होलो कैथोड लैंप के अंदर जितना करंट अप्लाई करते हैं उतनी ज़्यादा जो है वो रेडिएशंस इंटेंस और शार्प होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप के अंदर जो रेडिएशन है वो होलो कैथोड लैंप से भी 10 to 100 टाइम ज़्यादा इंटेंस होती हैं। इसमें जो सोर्स लैंप है होलो इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप्स में, वो इस तरह से उसको प्लेस किया जाता है, इस एंगल पे प्लेस किया जाता है कि उसमें से जो लाइट है सिर्फ फ्लोरिसेंस लाइट जो है, उस सिस्टम डिटेक्टर जो है वो सिर्फ फ्लोरिसेंस को डिटेक्ट कर सकता है। जो लैंप की अपनी लाइट है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसका जो इस लैंप का जो डिसएडवांटेज है, एडवांटेज ये है कि इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप है जो हम बहुत सारे एलिमेंट की, वहाँ पर स्पेसिफाई था हमारे पास कि जो 62 या उससे ज़्यादा एलिमेंट, लेकिन यहाँ पर हम बहुत सारे एलिमेंट की डिटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जो है होलो कैथोड लैंप से ज़्यादा अच्छी नहीं है। होलो कैथोड लैंप की, हैलोजन कैथोड लैंप की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी है इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज ट्यूब से। ये डायग्राम है इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज ट्यूब की। नेक्स्ट वन हमारे पास जो कंपोनेंट है एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर का, वो है एटॉमिक रेजरवायर। सबसे पहले जो एनालेट सैंपल है उसको हम एटॉमिक वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं। जो कंटेनर होता है वो इन वेपराइज एटम को अपने अंदर रखता है, उसे हम एटॉमिक रेजरवायर या एटॉमिक सेल कहते हैं। जो ज्यादातर काम होता है एटॉमिक फ्लोरेसेंस का वो हाइड्रोजन डिफ्यूजन फ्लेम के जरिए किया जा सकता है, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड लेवल है वो बहुत ज्यादा लो होता है, जो एक एडवांटेज है। इस फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट पार्ट है वो 1000 डिग्री सेल्सियस पर है, जबकि जो कम हॉट पार्ट्स हैं वो बाकी जो पार्ट है इसका वो 350 to 400 डिग्री सेल्सियस पर। उसके अलावा एक एसिटाइलिन नाइट्रस ऑक्साइड या हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर्गोन, इसका जो कॉम्बिनेशन है उसको भी हम यूज करते हैं एज एटॉमिक रेजरवायर। कुछ इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो एटॉमिक रेजरवायर है वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है।
इसे नॉन फ्लेम सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फ्लेम यूज नहीं होता, इसलिए इन्हें ऊपर वाले जो दो मेथड थे उसके अंदर फ्लेम यूज होता था, उन्हें फ्लेम सेल्स कहते हैं, इसलिए यहाँ पर फ्लेम यूज नहीं हो रहा, इन्हें नॉन फ्लेम सेल्स कहेंगे। और इसकी जो शेप होती है वो एक बाउल की तरह होती है, इसके अंदर सॉलिड सैंपल हम रख देते हैं और वो वेपोराइज होता है, और उसे उस पर हाई करंट अप्लाई किया जाता है तो वो वेपोराइज हो जाता है। इस सेल में आर्गोन गैस यूज होती है जो फ्लोरेसेंस क्वेंचिंग को रिड्यूस करती है, यानी वो वाली चीजें जो फ्लोरेसेंस के अंदर रिकवर्ड बनती हैं उसको रिड्यूस करने के लिए आर्गोन गैस यूज होती है। कोल्ड वेपर सेल्स ये मरकरी या डिजोल्व मरकरी को एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं। डिजोल्व मरकरी किस तरह एलिमेंटल मरकरी में कन्वर्ट हो सकती है, जब हम स्कैंडियम क्लोराइड के साथ जब हम उसे रिएक्ट करवाते हैं तो डिजोल्व मरकरी एलिमेंटल मरकरी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये जो एलिमेंटल मरकरी है जो हमने कन्वर्ट करवाई है रिएक्शन के बाद, उसको हम ट्रांसपोर्ट क्वार्ट सेल में रख देते हैं गैस फ्लो के जरिए, और तो ये जो क्वार्ट सेल है वो एटॉमिक रिजर्वायर के तौर पर यूज होता है। नेक्स्ट है हाइब्रिड जनरेशन। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये टेक्निक कॉमनली हाइब्रिड के लिए यूज होती है, जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, सेलेनियम वगैरह के लिए। इस टेक्निक के अंदर एनालाइट का जो सैंपल है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया जाता है और फिर इसको एटम सेल के अंदर रखा जाता है और एज एटॉमिक रिजर्वायर यूज होता है। नेक्स्ट है मोनोक्रोमेटर हमें पता है कि ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उसे एमिट करता है। फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी जो ये इसीलिए यूज की जाती है कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करने के लिए। जो फ्लोरेसेंस में से जो रेडिएशन होती है वो मोनोक्रोमेटर के जरिए डिस्पर्स्ड हो जाती है। ये जो मोनोक्रोमेटर ये स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उसको सिलेक्ट करता है और उसको डिटेक्टर के पास भेज देता है। जो मोस्ट कॉमनली यूज डिटेक्टर होते हैं हमारे पास वो है फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब्स। यहाँ पे आप डिटेक्टर की फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब की डायग्राम देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे एनोड हैं। लाइट जो है वो एंटर होती है एंट्रेंस विंडो से और एनोड्स के साथ रिफ्लेक्ट करने के बाद बाहर चली जाती है और आउटपुट सिग्नल्स देती है। रीड आउट डिवाइसेस, जो डिटेक्टर से सिग्नल्स को लेने के बाद उसे एम्पलीफाई किया जाता है और रीड आउट डिवाइस जैसे कि मीटर, डिजिटल डिस्प्ले, कंप्यूटर, ग्राफिकल डिस्प्ले के जरिए जो है हमारे पास ग्राफ या उसका आउटपुट आ जाता है। मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स को एनालाइज करने के लिए, सैंपल्स को एनालाइज करने के लिए हम एम्पलीफायर की जो सेंसिटिविटी है उसको चेंज कर देते हैं। अगर ज़्यादा सेंसिटिव है तो एम्पलीफायर की सेंसिटिविटी उस हिसाब से सेट कर देते हैं और हमारे पास एक आउटपुट आ जाता है। आजकल जो रीड आउट डिवाइसेस है इनमें माइक्रो प्रोसेसर्स भी लगे होते हैं जो उसको आउटपुट देने, कंप्यूटर पर या स्क्रीन पर आउटपुट देने के बाद वो प्रिंटर्स के साथ अटैच होते हैं जो प्रिंट दे देते हैं, जिसकी वजह से कम एरर का खतरा होता है। थैंक यू, दिस इज माय प्रेजेंटेशन।